में ये सब कुल गाया जाता है। अगर हम आपके यहाँ आएंगे, थोड़ा और पूर्वांचल में बढ़ेंगे, तो यहाँ फिर रस पूर्वी छपरहिया गाया जाता है। तो इंसान जब तक जीता है तब तक सीखता है। हमारा छोटा सा प्रयास है। आइए मास्टर साहब, 4 लाइन भूमिका के भाव में कवि को लिखना पड़ा। बिरहा के अंदर एक लाइन कव्वाली का भाव है। बनारस की धरती से कव्वाली जगत के चांद पुतली कव्वाल गाव है। सुने वाले बाबूजी, तब देखा ही न कबो पुराण भाई बा, न कबो पुराण होई। अरे काबे करना पड़ा बाबूजी, कहना है। अरे झुकते ना तो झुकते ना कभी ना, हे झुकते ना कभी ना, गीदड़ के झुकाने से
हाँ बगल वाले बड़े भाई है ना तो भाई राशि वाली लेते हैं तो भैया हो नहीं यहाँ मत जा, हम जहाँ हैं वही रह, जौने बात पर हम हैं वही जगह पर रह। बगल वाले का मतलब हम उन्हें नहीं कहते। भारत देश के बगल वाला देश चीन और पाकिस्तान की बात है यहाँ पर बाबू। एक कब गद्दारी कर जाएंगे, यहीं के खाए के यहीं से पैदा भय बाबूजी, लेकिन यहाँ के खाए के कब गद्दारी कर जाए इनकर कोनो भरोसा नहीं बा, क्योंकि हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान पैदा हुआ है और उसी के सह से चीन चढ़ाई करता है। इसलिए कहानी का शुरुआत ही हमें से बा। बिरहा सुने वाले साथियों जरा गौर करेंगे। बिरहा के दो धुरंधर कलाकार, एक मजीरा फौलाद हिंद की माटी, जब जब कोई अजमाया ना चला जोर गई अंदर, हीरो ने जोश दिखाया। गढ़वाल जिला अंतर्गत पौड़ी एक गाँव है नानी, कुमार सिंह जी रहते चौथे पल की निगरानी। ठीक है, जब नंबर आवे तो वही बिरहवा में वही कैसेटिया में सुने थे। तो वो जब खड़ा हुआ तो बड़ा जोश में कहा मर्दवा चाप दे का। ये हम नहीं कहते, ये बाबू रामदेव जी कहे। भैया हो, तब देखा हुआ आपस में सार सढ़ुआइन सरहद कुल बन जाए हैं। गाड़ी भी दे बड़ा प्रेम से प्यार से गाड़ी दे, लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। और अथी लीलावती समर्पित, पति के दुख सुख में रहती, सुनती न हुए अति सुंदरी, मुश्किल से पालन करती, रघुवीर पिता से पहले, जसवंत सिंह सुमनारी, पहुंच सके नहीं सिर ऊपरी, छाया मोहताजी बादरी, जब देश प्रेम है जागा, मन लगे देखने भरती, न पाए, न सरकारी वर्दी, आजाद हुए भारत को, हम पर इसका बड़ा बीमा, अक्टूबर 1962, उमरा ही फलाना गलीसा, जब आजाद सीमा परी, चाइना ने कदम बढ़ाया, तब जाकर के खाने चाहती बोल भाई बोल। भैया ए वहां पर प्रयास कवि को संकेत करना पड़ा। उत्तराखंड भारत में गढ़वाल जिला में एक गांव बा, जौने गांव का नाम बा पौड़ी। पौड़ी गांव के रहने वाला एक छोटा सा परिवार है बाबूजी, और परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम है गुमान सिंह। गुमान कौने बात का बा कि मैं भारत देश का वासी हूँ, इस बात का मुझे गुमान है। तो गुमान सिंह के दुल्हन का नाम बाबूजी लीलावती, और लीलावती गुमान सिंह के प्रेम से भगवान के आशीर्वाद से 3 बच्चे पैदा हुए, विजय, रणविजय, जसवंत। तो जसवंत के मन में बाबूजी बाल्यावस्था से ही अपने देश के प्रति भक्ति थी, लेकिन माँ पिता पढ़ा लिखा नहीं सके बाबूजी, गरीबी चरम सीमा पर है। तो जसवंत
नूरानाग ब्रिज, नूरानाग पहाड़ी की रक्षा पर, पहाड़ी पर बाबूजी नूरानाग ब्रिज की रक्षा के लिए जवान तैनात। तो जब ड्यूटी करते करते काफी समय बीत गया तो वहां की दो स्थानीय लड़कियां शैला और नूरा, शैला और नूरा न जाने कैसे दोनों से भेंट हो गई, आते जाते मुलाकात होने लगी। तो शैला और नूरा दोनों बहनों में से नूरा को फौजी जसवंत से मोहब्बत हो गई। जब फौजी जसवंत से मोहब्बत हो गई बाबूजी तो ये जगह पर कवि बिरहा में एक लाइन का तर्ज लिखत है, कैसे मास्टर साहब कहना है। अरे नजर लागी राजूर बंगले पे, लेकिन बिरहा में भाव है। गौर करेंगे साथियों, फौजी जसवंत से और नूरा को जब मोहब्बत हो गई तो दोनों चोरी चोरी मिलने लगे। और जब मिलने लगे बाबूजी तो मोहब्बत जब धीरे धीरे परवान पर चढ़ने लगा तब कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। कहना है, अरे बितावे रतिया करावटिया इतना बात कह करके बाबूजी जसवंत अपनी प्रेमिका नूरा को भेज देते हैं उसके घर। लेकिन रतिया में न वो हर प्रेमिका बहुरहिया के नींद आवता न हर इनके नींद आवता। इसीलिए लिखा गया उल्फत का रोगवा लागल दूनो ओरी मौका लख दूनो मिले चोरी चोरी। शरीरिया दूर हो लेकिन आत्मा का मिलन बराबर हो रहा है। पलकन के छैया छहाए अलिकल के बितावे रतिया करवटिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बड़े मुस्तैदी के साथ में बाबूजी हमारे देश के जवान अपने देश के सीमा सरहद पर ड्यूटी निभा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। इसी बीच बाबूजी सीमा पर फायरिंग शुरू हुई और जब सीमा पर फायरिंग शुरू हुई तो हमारे देश का जवान ललकारता है और ललकार करके कहता क्या है, बिरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज है। ये हमारे हिंदुस्तान की सौंधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है, माताएं बहनें गाती है। कैसे गाती है भैया हो?
माताएं बहनें भी सुन रही है। वाह जब ये गनवा बिरहा जगत में आए तो बिरहा के कलाकार के तनी फास्ट कर दिए, बदल दिए हल्का से। कैसे भैया? और सास मारा ताना। सीमा पर फायरिंग शुरू हो गई तो हमारे देश के जाबाज फौजी ललकारते हैं और ललकार करके कहते क्या है? कि जितने भी फौजी हैं सीमा पर तैनात वो वापस चले आए। उनकी छुट्टी बाबूजी, भारत देश के फौजी ड्यूटी पर थे और वो वापस चले आए। भारत सरकार द्वारा ये आदेश मिला बाबूजी, और भारत सरकार की बात मान करके उस समय उस जगह पर जितने भी फौजी ड्यूटी दे रहे थे, ये मैं नहीं कहती, इतिहास इस बात का गवाह है। गौर करेंगे साथियों, जितने भी फौजी उस समय ड्यूटी दे रहे थे उस जगह पर, सारे के सारे फौजी भारत सरकार का आदेश मान करके वहां से चले गए। लेकिन भारत सरकार का बात मानने से 3 फौजियों ने इनकार कर दिया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी। नायक से छोटा पद होता है लांस नायक का। ये तीनों जाबाज फौजियों ने भारत सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया कि मां की इज्जत लुट रही हो तो बेटा बाप से परमिशन नहीं लेगा, उस पापी को वहीं पर दफन कर देगा। भारत सरकार की बात मान करके चीन देश की सीमा पर हमला बोल दिए तीनों साथी। और जब हमला बोल दिया बाबूजी तो हुआ क्या? कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। सिपाही भिड़ गए और हथियार पर हथियार साथ करके बाबूजी गोली चलने लगी। और जब गोलीबारी होने लगी तो हिंदुस्तान के 2 जाबाज फौजी चीन देश के सेना के गोली के शिकार हो गए बाबूजी। लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, ये दोनों वीर फौजी दुश्मनों के गोलियों के शिकार हो गए और सदा सदा के लिए मां भारती के गोद में सो गए। तो अपने दोनों दोस्तों की मौत को देख करके राइफलमैन जसवंत सिंह सौगंध लेते हैं कि वीर बलिदान व्यर्थ न तोहरा देवई जाई रे गड़ाई झंडा छाती छेद के। और उधर नूरा सोचती है कि मन के मितवा से मुलाकात हुए काफी समय बीत गया, तो खाना बनाए के टिफिन पैक करके सोचत बा कि चल के यही बहाने मुलाकात कर ली। और जब चलती है बाबूजी तो जसवंत की नजर दूर से ही नूरा पर पड़ती है। जसवंत उसको डांटते हैं कि लौट जाओ, वापस चले जाओ। काफी दूर पर है, जब आवाज नहीं जाती तो
है और जसवंत सिंह के पास पहुंच करके कहती है, क्या कहती है? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। तो ये देश का फौजी है तो हम यही देश में पैदा हुए हैं, इसी देश का नमक मेरे भी रगों में है, मेरे भी लहू में इसी देश का नमक बहता है। नूरा कहती है, कहीं नूरा हटूंगी ना वतन के यान के खातिर, और जान अपने लुटा दूंगी तुम्हारी जान के खातिर। आपने वर्दी पहना है और मैं भी इसी देश में पैदा हुई हूँ, इस देश की बेटी हूँ, तो मैं भी अपने देश के लिए लड़ना मरना मिटना जानती हूँ। इतना बात बाबूजी जसवंत जब सुनते हैं तो कहते हैं, ठीक है नूरा, अगर तुम नहीं मानोगी तो मेरा सहयोग करो इस लड़ाई में। नूरा बाबूजी सहयोग करने लगी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा में पपट के लाइन में लिखना पड़ा। जसवंत से कि आप हमारे मन के मीत हैं, अगर आप इस लड़ाई में शहीद हो जाएंगे तो मैं कुंवारी विधवा बनकर के इस धरती पर नहीं जीना चाहती। इससे तो अच्छा है कि बाजार से लाया हुआ सिंदूर नहीं, अपने देश के लिए अपने शरीर से बहा हुआ लहू से अपना श्रृंगार कर लूंगी, लेकिन कम से कम अपने प्रेमी के आंखों के सामने अपने भारत माँ की रक्षा करते करते, लड़ाई करते करते सदा सदा के लिए इस दुनिया से चली जाऊंगी। इतना बात कह करके बाबूजी जसवंत के पास खड़ी होकर के कहती है कि कहिए मुझे क्या करना होगा। तो गौर करेंगे साथियों, ये मैं नहीं कहती, फौजी जसवंत की जीवनी कहती है, फौजी जसवंत के जीवन का इतिहास कहता है। और ये बिरहा भी हमने रिकॉर्डिंग की है, आप
सर्च करके देख सकते हैं, पूरा जीवन का इतिहास भी मिलेगा और बिरहा के माध्यम से भी मिलेगा। गौर करेंगे साथियों, फौजी जसवंत कहते हैं कि तुम गोली भर के दो और मैं वार करता हूँ, चलाता हूँ। तो नूरा गोली भर भर करके बाबूजी देती है हथियारों में, और फौजी जसवंत सिंह गोली पर गोली चला रहे हैं बाबूजी, और गोली की आवाज गूंज रही है। इधर से भी गोलीबारी हो रही है और उधर से भी। अचानक से एक दुश्मन सिपाही की नजर बाबूजी नूरा पर पड़ी, और जब नूरा पर पड़ी तो उसने निशाना साध करके नूरा के ऊपर वार कर दिया, और दुश्मन देश से आई हुई एक गोली नूरा के सीने के पार हो गई बाबूजी, और नूरा तड़फड़ा करके धरती पर गिर गई, और तड़फड़ा करके धरती पर गिर गई। जसवंत सिंह दौड़ करके नूरा को अपनी बाहों में उठा लिए, और जब अपनी बाहों में उठा लिए बाबूजी, तो नूरा कहती है जसवंत से कि मैंने कहा था कि मैं कुंवारी विधवा बनकर के इस दुनिया में जीना पसंद नहीं करूंगी, और आज मेरा सौभाग्य देखिए कि जिससे मैंने प्यार किया, जिसके साथ में मैंने अपने जीवन बिताने का फैसला किया, उसी की बाहों में मैं तुम तोड़ रही हूँ, उसी की बाहों में मेरा प्राण निकलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इस देश के लिए इस मिट्टी में मिलने जा रही हूँ। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। इतना कहते कहते नूरा का प्राण पखेरु जब उड़ जाता है, तब कवि लिखते हैं, और जसवंत सिंह मानो जैसे बाबूजी पागल से हो जाते हैं, और फौजी उठते हैं अपने हाथों में हथियार को उठा करके बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, करते क्या है, आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा बाबूजी। इतिहास में अभी तक ऐसा किसी फौजी की कहानी नहीं मिली। फौजी जसवंत सिंह लगातार 72 घंटे तक
भी लेट करके और गोली पर गोली चलाते हैं, वार पर वार करते हैं। 72 घंटा तक प्रमाण मिलता है। ये मैं नहीं कहती, इतिहास इस बात का साक्षी है। आप सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं बाबूजी। 72 घंटा लगातार अकेले फौजी जसवंत दुश्मन देश के सिपाहियों से लड़ते रहे और 72 घंटा लगातार लड़ाई लड़ते रहे बाबूजी। और चीन देश के 307 सेना को, चीन देश के 307 सैनिकों को 72 घंटे के लड़ाई के दौरान अकेला फौजी मार करके ढेर कर दिया। अकेले लगातार वो फौजी लड़ाई लड़ता रहा और 307 सैनिकों को मार करके ढेर कर दिया। और इसी बीच बाबूजी जब आखिरी गोली बची है तो बहरे के दुश्मन से नहीं खतरा बा, भीतरी के दुश्मन से खतरा बा। इसीलिए कहा गया है, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। अपने घरे में नमक बा कि नहीं, दाल बा कि नहीं, कुछो बा कि नहीं, खाए है कि नहीं खाए है, पेट भरा बा कि नहीं भरा बा, का चीज बा का चीज नहीं बा। जब पड़ोसी के बतौबा तब पड़ोसी तोहरे घरे के भेद जाने। तो ये धरती गद्दारों से भी खाली नहीं है। लामा नाम का हिंदुस्तानी जो जसवंत सिंह के शौर्य वीरता पर बाबूजी ईर्ष्या करता था, जाकर के मौका पा गया और दुश्मन देश के सेना से हाथ मिला लिया और हाथ मिला करके कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हें क्या समझ में आता है कि हजारों हजार की संख्या में सीना पर सेना मौजूद है, तो अकेला सिपाही है, अकेला सिपाही है जिसका नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। वो लगातार 72 घंटों से लड़ाई कर रहा है और तुम्हारे इतने सारे सैनिकों को मार करके ढेर कर दिया और तुम लोगों की क्या मति मारी गई है। जब इतना बात सुने दुश्मन देश के सैनिकों ने तो कहा, तुम्हें इससे क्या लेना लादना है, तुम जसवंत को क्यों पकड़ाना चाहते हो। जब इतना बात सुने जसवंत तो कहते हैं, इससे तुमको क्या मतलब है, तुम मुझे खुश कर दो मैं तुम्हें खुश कर दूं। चीनी सेना से लामा कहते हैं कि तुम मुझे खुश कर दो मैं तुम्हें खुश कर दूं, तुम्हें जसवंत चाहिए और मुझे उस परिवार का बुझा हुआ चिराग चाहिए। इतना बात बाबूजी सुन करके चीन देश की सेना ने हमला बोल दिया और घेराबंदी करना प्रारंभ कर दिया। जब घेराबंदी करना प्रारंभ कर दिया तब जसवंत समझ गए कि अब मेरी जिंदगी बचने वाली नहीं है। अगर मैं जीते जिंदगी इन लोगों के हाथों में पकड़ा जाऊंगा तो मेरे शरीर की दुर्दशा होगी, मेरे शरीर की दुर्गति होगी। इसलिए क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद की वीरता उन्हें याद आती है, क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद की वीरता उन्हें याद आती है कि इन लोगों के हाथ में पकड़ा जाऊंगा, मेरे शरीर की दुर्गति होगी। इससे अच्छा कि मैं अपने हाथों से ही अपने सीने पर वार कर लूं और सदा सदा के लिए इस मां भारती की गोद में सो जाऊं। आखिरी गोली बची है, जसवंत सिंह राइफलमैन स्वयं अपने हाथों से अपने सीने पर वार कर लिए और जब वार कर लिए बाबूजी तो मां भारती के जय जयकार करते हुए धरती माँ के गोद में गिर गए। और जब धरती माँ के गोद में गिर गए कुछ देर के बाद उनका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण अंत हो गया। और जब प्राण अंत हो गया तब तक चीन देश की सेना ने आकर के घेर लिया और मरे हुए जसवंत फौजी का सिर काट करके अपने देश में ले गए पाजी लोग। और चीन देश के सेना के कमांडर साहब जब देखते हैं और जसवंत की वीरता को सुनते हैं कि लगातार अकेला तनहा फौजी 72 घंटे लड़ाई लड़ता रहा और हमारे 307 सैनिकों को मार करके ढेर कर दिया। धिक्कार है मेरे सैनिकों की जवानी पर और वीरता पर। सैल्यूट करते हैं जसवंत सिंह को और कहते हैं कि धन्य हो बहादुर तुम और धन्य है तुम्हारी वीरता, इसलिए मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूं। साथ में
सैनिकों के हवाले कर दिया गया। और जब भारतीय सैनिकों के हवाले कर दिया गया तो आज भी ये प्रमाण मिलता है बाबूजी, जिस जगह पर राइफलमैन जसवंत सिंह 72 घंटा अकेले लड़ाई लड़े थे बाबूजी, और जिस जगह पर वो शहीद हुए थे उस जगह पर उनके नाम से जसवंत नगर बसाया गया है। आज वो पर्यटक स्थल में बदल गया है और उनकी एक विशाल मंदिर भी है, उसमें जसवंत सिंह फौजी की मूर्ति है बाबूजी। अक्सर इंसान के जीते जिंदगी उसका प्रमोशन होता है, इंसान के जीते जिंदगी उसका प्रमोशन होता है। भगत जी चाय पिला दीजिए अगले मंच पर, उसका प्रमोशन होता है। लेकिन फौजी जसवंत सिंह के मरने के 40 साल बाद, फौजी जसवंत के मरने के 40 साल बाद, आप देख सकते हैं सर्च करके, फौजी जसवंत के मरने के 40 साल बाद वो मेजर बनकर के रिटायर हुए। और जब मेजर बनकर के रिटायर हुए आज भी उनकी पगार दी जाती है और आज भी उनकी छुट्टी दी जाती है बाबूजी। जब छुट्टी होती है तो उनकी फोटो को लेकर के कुछ फौजी उनके घर जाते हैं, छुट्टी समाप्त होती है तो उनकी फोटो को लेकर के सीमा सरहद पे आया जाता है। इतना ही नहीं, फौजी जसवंत के मूर्ति के सामने सुबह का चाय नाश्ता रात का खाना भी रखा जाता है। और जैसे हर फौजियों के जूते में पॉलिश लगती है, उनकी वर्दी प्रेस की जाती है, धुली जाती है, वैसे फौजी जसवंत सिंह के जूतों में भी पॉलिश लगती है, नित्य प्रतिदिन उनकी वर्दी साफ की जाती है। मीडिया वाले लोग दिखा रहे थे कि जब जिस प्रकार से एक फौजी सुबह के टाइम में वर्दी पहन करके, जूता पहन करके, कंधे पर बाबूजी बंदूक रख करके ड्यूटी करने के लिए निकलते हैं और जब लौट करके आते हैं तो उनके जूतों पर धूल मिट्टी लगी रहती है, उनकी वर्दी पर धूल मिट्टी लगी रहती है। ठीक उसी प्रकार से जब मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो फौजी जसवंत के वर्दी और जूतों पर भी धूल मिट्टी लगी रहती है। क्या इस धूल को कोई लगा देता है? इस वर्दी को कोई मिट्टी में रौंद देता है? इस बात की परख करने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी वहां लगाया गया, लेकिन ये बताया गया बाबूजी कि ये सब कैसे होता है। सीसीटीवी कैमरे में ये सीन कैद नहीं हो पाई, चटक करके कैमरा नीचे गिर गया। ये लोग दिखा रहे थे, मीडिया के लोग साक्षात टीवी पर दिखा रहे थे बाबूजी। तो कवि को संकेत करना पड़ा, वहां पर जसवंत नगर बसाया गया है और फौजियों का मानना है कि आज भी जसवंत बाबा हम लोगों की रक्षा करते हैं, आज भी हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना ही सितारा रही है। गौर करेंगे साथियों, हमारे देश पर मां भारती के मर्यादा
पर नित्य प्रतिदिन शहीद होते वीर योद्धाओं की आत्मा यही संदेश देती है कि घर के दुश्मन पर, बात में कवि को संकेत करना पड़ा कि बाबू लोग मरते हैं वेतन पर और बाबा लोग मरते हैं तन पर। बाबू लोग मरते हैं वेतन पर, बाबा लोग मरते हैं तन पर। जतन कुछ उनके लिए भी कर लीजिए जो मरते हैं नित्य प्रतिदिन अपने वतन पर। खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा।